वैलेंसी। सो एवरीवन, इससे प्रीवियस चैप्टर में हम ये जान चुके हैं कि एक केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, कैसे एल्यूमिनियम 3+ और क्लोरीन 1- को बैलेंस करके AlCl3 का फॉर्मूला बनाते हैं। लेकिन हमारे पास अभी भी एक सवाल है कि एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ और क्लोरीन के ऊपर -1 आता कहाँ से है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वैलेंसी क्या होती है, यानी कि ये चार्जेस आते कहाँ से हैं। ऑल्सो वैलेंसी को निकालते कैसे हैं, हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। So guys, to understand each of them nicely, you have to watch this video till the end. And with this, I am Palchan Yadav and you are watching. What is valency? गाइस, अगर मैं आपको इसे आसान शब्दों में समझाऊं तो मैं ये कहूँगी कि व्हेन एक एटम किसी दूसरे एटम से किस तरह से कंबाइन करता है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। मेरा क्या कहने का मतलब है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम का एक एटम है, उसने क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन किया और फॉर्मूला बनाया MgCl2। उसी मैग्नीशियम के एटम ने कंबाइन किया सल्फाइड के साथ और एक अलग फॉर्मूला बनाया MgS। और उसी मैग्नीशियम के एटम ने नियॉन के साथ कंबाइन ही नहीं किया और कोई फॉर्मूला नहीं बनाया। तो मेरा ये सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक मैग्नीशियम का एटम एक क्लोरीन के एटम के साथ अलग फॉर्मूला बना रहा है, सल्फर के एटम के साथ अलग ही फॉर्मूला बना रहा है और नियॉन के साथ तो फॉर्मूला ही नहीं बना रहा। Why some atom combines with others while some don't? यानी कि कुछ एटम्स दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, और बाकी कुछ ऐसे एटम्स होते हैं नियॉन जैसे जो फॉर्मूला ही नहीं बनाते। पता, इसका एक बहुत सिंपल आंसर है, वो है वैलेंसी। हर एटम की अपनी एक अलग वैलेंसी होती है और वो दूसरे एटम्स के साथ अलग अलग ढंग से, तरीके से कंबाइन करते हैं। आई रिपीट, हर एटम की अलग अलग वैलेंसी है, इसलिए वो हर अलग अलग एटम के साथ अलग अलग फॉर्मूला बना रहा है। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ अलग फॉर्मूला बना रहा है क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी अलग, मैग्नीशियम की कुछ, है ना। वही मैग्नीशियम सल्फाइड के साथ अलग फॉर्मूला बना रहा है क्योंकि सल्फाइड की वैलेंसी अलग है। और नियॉन के साथ अलग फॉर्मूला ही नहीं बना रहा क्योंकि नियॉन की भी कुछ अलग ही वैलेंसी है। तो एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइन करेगा, क्या फॉर्मूला बनाएगा, वो एक ही बात पर डिपेंड करता है, वो है उन एटम्स की वैलेंसी। यार, समझ में आ गया कि ये एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, वैलेंसी की वजह से फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि क्यों कंबाइन कर रहे हो, मत करो ना कंबाइन। मतलब तुम अपने घर में रहो, मैं अपने घर में रहता हूँ, क्यों मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ कंबाइन करना है। Why are these atoms combining? क्यों ये कंबाइन करते हैं। देखो, मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। वो है कि एक रूल है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। वो रूल कहता है कि कोई भी एटम इस दुनिया में, जितने भी एटम्स हैं, उनके आखिरी ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ना 8 से ज़्यादा ना 8 से कम। और जब उन एटम्स के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी वो एटम स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो एक पेपर निकालना ही पड़ेगा, बिना निकाले भी नहीं चलेगा, तो क्या करोगे। सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उस पेपर को निकालने के लिए रेस लग जाएगी ना कि नहीं यार, वो पेपर तो क्लियर करना ही पड़ेगा तभी नौकरी लगेगी, उसे बिना क्लियर करे तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप वो एग्ज़ाम नहीं निकालोगे, आपको वो जॉब नहीं मिलेगी तो आपकी लाइफ स्टेबल नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, राइट। वैसे ही
अगर एक एटम के पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे ना, तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो जैसे आप वैसे एटम, अगर आपने पेपर नहीं निकाला, जॉब नहीं लगी, तो आप स्टेबल नहीं। और एटम ने कंबाइन नहीं किया किसी दूसरे एटम के साथ और अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं किए, तो वो भी स्टेबल नहीं। इसलिए सारे एटम्स में रेस लग जाती है कि भैया हमें तो हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने ही हैं। इसीलिए एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। अब मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी, राइट? अब देखो, ठीक है, हम कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि उस एटम को स्टेबल बनना है, इसलिए वो कंबाइन कर रहा है। किस तरह से कंबाइन करता है? देखो, आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप क्या करोगे? बड़े सारे तरीके हैं। जैसे आपका बोर्ड्स का ही एग्ज़ाम है, आपको उसको क्लियर करना है, या तो आप बहुत मेहनत से पूरे साल पढ़ोगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कुछ महीने पहले पढ़ोगे। स्टेप नंबर 3, कुछ भी नहीं पढ़ोगे और चिट्स लेके जाओगे, चीटिंग करोगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करोगे कि पेपर पास हो जाए, है ना? तो वैसे ही एटम्स भी जुगाड़ करता है कि कैसे भी करके ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए मेरे आउटर मोस्ट शेल में। अब कैसे होता है वो जुगाड़? देखो, या तो वो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है या किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे कि मैग्नीशियम, उसके आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसने क्या किया, 2 दे दिए। और अब देखो Mg2+ जो बना है, तो उसके सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले से थे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना? तो उसने ज़्यादा वालों को निकाल दिया। अब उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है? वैसे ही क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले लिया, 8 का ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया और वो बन गया स्टेबल। तो एटम को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे या फिर लेने पड़ेंगे किसी और से। आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर देना यार। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो है कि ठीक है, ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये लेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करेंगे हम। लेकिन हमें कैसे पता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन्स देगा, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन्स देगा, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? यानी कि किस एटम की क्या वैलेंसी होती है, ये आपको कैसे पता, है ना? तो चलो सीखते हैं कि किसी भी एटम की वैलेंसी को निकालते कैसे हैं। अगर आपको किसी एटम की वैलेंसी निकालना है तो आप एक कॉपी लो और नोट करते जाओ स्टेप बाय स्टेप जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? और प्रैक्टिस भी करेंगे अभी हम निकालने की। सबसे पहली चीज़, स्टेप नंबर 1, आपको उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पता होना चाहिए, ठीक है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पता होना चाहिए। ओके मैम, ओके। लेकिन वो पता कैसे करें? अरे देखो, 2 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उसके लिए। सबसे पहले तो आपको अगर एटम का एटॉमिक नंबर पता है तो आधी जंग यहीं जीत ली। और नंबर 2, आपको शेल्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर याद नहीं हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके शॉर्ट ट्रिक वाली एक वीडियो है जिसमें मैंने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस दोनों याद करवाए हैं विदिन 15 मिनट्स। तो सबसे पहले अगर आपको वैलेंसी निकालना परफेक्ट करना है तो पहले आपको उस वीडियो को देख के एटॉमिक नंबर याद कर लेने चाहिए, ठीक है? इस वीडियो में मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि आपको एटॉमिक नंबर याद है, ठीक है? सेकेंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है शेल्स के बारे में। देखो, शेल्स के बारे में तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ये एटम है, इसमें K, L, M, N ऐसे शेल्स होते हैं और इन्हीं शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, ठीक है?
तो हमने एक और बात पढ़ी थी शेल्स के बारे में, वो कहती है कि ये जो शेल्स होते हैं ना, हर शेल में सिर्फ कुछ नंबर ऑफ एटम्स ही रह सकते हैं। मतलब के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एल में 8 ही रह सकते हैं, एम में 18 और एन में 32। हर शेल में फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं और ये हमें पता चला था बाय द फॉर्मूला 2n²। ठीक है, ये एक चीज़ है जो हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ी है, बस मैंने एक छोटा सा रिकैप यहाँ करा दिया, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। तो गाइस, आपको पता है एटॉमिक नंबर्स एंड आपको पता है किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पता कैसे करना है। देखो, उसे हम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पता करने को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं सामने। सबसे पहला एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा बोरॉन, चौथा सोडियम और फिर कार्बन। मैं आपको 3 समझाती हूँ कि कैसे निकालना है। आपके पास है एल्यूमिनियम, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। अब आपको ये 13 का मतलब है कि इस एल्यूमिनियम में अभी 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आपको इस 13 इलेक्ट्रॉन्स को अपने एटम के शेल्स में भरना है। आपको पता है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपने के में 2 डाल दिए, ठीक है। एल में 8 जाएंगे तो आपने एल में 8 डाल दिए। 8 और 2 हो गए 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके भर चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? अब 3। 13 में से अब 3 बचे, तो आपके एम शेल में अब 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। अब तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3। क्यों? क्योंकि देखो, एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, 13 को 2, 8 और 3 में भर दिया गया है। अब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो भरोगे क्या, है ना। इसलिए एल्यूमिनियम का आउटर शेल हो गया एम, उसमें आए 3 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया कि कैसे निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 2 सिलिकॉन, 14 इलेक्ट्रॉन को भरो। पहले आप के में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, एल में 8 डालोगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आप डाल चुके हो। अब कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, वो किस में जाएंगे? एल में। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिलिकॉन का बनता है 2, 8, 4। 4 यहाँ पे उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन यानी कि एटॉमिक नंबर 5, ठीक है। 5 यानी कि के में कितने जाएंगे? 2, ठीक है। और एल में बचे हुए इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 3। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2,3। तो गाइस, कुछ नहीं करना, एलिमेंट दिया होगा, एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए और ऐसे आपको शेल्स में एटम्स भरने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, सोडियम और कार्बन का एटॉमिक नंबर ध्यान करो या पता करो कहीं से भी, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखो। ऐसे ही लिखना 2, 8, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हों, ठीक है। चलो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वैलेंसी अगर किसी एलिमेंट की पता करनी है तो 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप था कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पता करो, कर लिए, समझ लिया, अब बन जाएगा। दूसरा स्टेप है ये ट्रिक। बस आपको ये ट्रिक समझ में आनी चाहिए और ध्यान में रखनी है और कुछ भी नहीं है गाइस, इससे सिंपल ट्रिक नहीं मिलेगी। देखो, ट्रिक क्या कहती है, बहुत ध्यान से सुनना। ट्रिक ये कहती है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, एटम स्टेबल होता है। अब हमने बहुत सारे एटम्स देखे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उस एटम की वैलेंसी क्या होगी, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस एटम की वैलेंसी 2 होगी। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। और अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। लेकिन 4 के बाद सीन बदल जाता है। 4 के बाद
एकदम से मतलब दुनिया पलट जाती है, बदल जाती है, वॉट एवर दैट वॉज। तो वैसा कुछ होता है कि 5, 6 और 7, अगर किसी एटम में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी के लिए आप क्या करोगे, आप 8 - 5 यानी कि उसका आंसर आएगा 3। ठीक है, तो 8 - 5 करने पे आपको नंबर मिला 3 एंड 3 इज द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। वहीं अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 6, तो वैलेंसी क्या हो गई 2। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 7, वैलेंसी क्या हो गई 1। तो ध्यान में क्या रखना है, 4 तक तो ठीक है, लेकिन अगर 4 के से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो हम उस नंबर को 8 से माइनस करेंगे। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं मैंने क्या कहा। मेरे पास है 5 क्लोरीन, मैग्नीशियम, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर ऐसे एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर आपको याद ही है, क्लोरीन का 17 है ना, तो हमने उसका 17 इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमने किस में लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। पहले K में 2, L में 8 और M में कितने जाएंगे 7। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, K में, L में 8 और M में 2 बचे हुए। बोरॉन यानी कि 5, 2,3। फॉस्फोरस 15, 2, 8, 5। सल्फर 16, 2, 8, 6। ये चीज़ थी जो हम सीख चुके हैं, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना। अब बात आ रही है कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे। तो गाइस सबसे पहले क्लोरीन की वैलेंसी निकालते हैं। क्लोरीन के आखिरी शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 4 से तो ज़्यादा ही हैं, तो हम क्या करेंगे 8 - 7 यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1। बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 4 से कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2। हमेशा आपने देखा होगा मैग्नीशियम +2 ऐसा लिखा रहता है, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी है 2। ठीक है, बोरॉन, बोरॉन की वैलेंसी, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 है, जो कि 4 से तो नंबर कम ही है, तो उसकी भी वैलेंसी हो गई बोरॉन की 3। फॉस्फोरस, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, ये तो 4 से बड़ा नंबर है, तो क्या करोगे 8 - 5 यानी कि 3। सल्फर आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 से बड़ा नंबर, 8 - 6, 2। सल्फर की वैलेंसी 2, फॉस्फोरस की 3, बोरॉन की 3, मैग्नीशियम की 2 एंड क्लोरीन की 1। सो गाइस विद दिस आई होप आपको वैलेंसी क्या होती है और वैलेंसी निकालते कैसे हैं एक बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। हमने हर एक चीज़ कवर कर ली है और ट्रिक के थ्रू ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी बना चुकी हूँ मैं। बस चीज़ें ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करना भूलना मत, नहीं तो आधे घंटे बाद ही सब कुछ भूल जाओगे। नाउ आपके लिए अब हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला टर्म एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को आप Z से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होता है कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, एक कन्फ्यूजन होगी आपको कि मैम आपने अभी बोला एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 13, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 13 है, मतलब उसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अब आप बोल रही हैं कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन हैं। ये क्या बात हुई? देखो, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं, ये बात सच है। जब एल्यूमिनियम का नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसमें 13 प्रोटॉन्स भी हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। लेकिन वही एल्यूमिनियम जब 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा आउटर मोस्ट शेल में, तो वो 3 को 8 में कन्वर्ट कर लेगा, तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एल्यूमिनियम +3 हो जाएगा या -4 ऐसे कुछ कर लेगा, है ना। तो वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, दे भी सकता है। एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ती घटती रहेगी अकॉर्डिंग टू एल्यूमिनियम्स नीड, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता घटता रहता है, लेकिन किसी एटम में प्रोटॉन का नंबर कभी बढ़ता घटता नहीं है। एक साधारण एग्जाम्पल से समझो, एल्यूमिनियम 13,
प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13 है। एल्यूमिनियम 3+, यानी कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तब उसमें प्रोटॉन 13 ही है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 कम, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं अब उसमें। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता घटता रहता है। तो अगर आपको कभी भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है तो सिर्फ आप उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सेकेंड टर्म ये है मास नंबर, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसका एक सीधा मतलब है कि आपके प्रोटॉन का कुल मास प्लस आपके पूरे न्यूट्रॉन्स का मास, इन दोनों का एडिशन ही हमारा मास ऑफ द एटम होता है, ठीक है। इसमें इतना ही था समझने, ये फॉर्मूला लिख लेना और किससे डिनोट करते हैं ये लिख लेना। नेक्स्ट, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखो, ये वो होते हैं जिनमें, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा है लिथियम का, लिथियम 3 ऊपर 6 लिखा है और दूसरे में एक में लिथियम 3 और ऊपर 7 लिखा है। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें नीचे यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास, जो ऊपर लिखी जाने वाली क्वांटिटी एटॉमिक मास है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आइसोटोप क्या है? आइसोटोप यानी कि द वंस विद द सेम एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास अलग है, ठीक है। इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है गाइस, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेनियम। इसमें उन सब के एटॉमिक नंबर 111 सेम है, लेकिन मास अलग अलग है। एक का मास 1 है, दूसरे का मास 2 है और तीसरे का मास 3 है। तो ये क्या हुए? ये हुए आइसोटोप्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। अच्छा, आइसोटोप के बारे में एक बात ध्यान में रखना कि केमिकल प्रॉपर्टीज इन सब की सेम है, ठीक है, कैसे रिएक्ट करेंगे वगैरह वगैरह सब सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है। मतलब कोई सॉलिड स्टेट में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैस में है, तो फिजिकली ये अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन केमिकली एक जैसे हैं, ठीक है। अब द लास्ट थिंग ऑफ द डे, प्राउडली हम ये ख़त्म करने वाले हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ समझाना आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? देखो, आइसोबार्स जस्ट उल्टा है आइसोटोप के। आइसोबार्स का मतलब होता है जिनमें एटॉमिक नंबर यानी कि नीचे वाली क्वांटिटी अलग होती है और एटॉमिक मास यानी कि ऊपर वाली क्वांटिटी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, सबका मास ऊपर देखो 40 40 40 लिखा है और नीचे एटॉमिक नंबर 18 19 20 ये सब लिखा है। तो क्या है ये है आइसोबार्स। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, एग्जाम में 1-2 मार्क्स में इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं, तो आपको अपने 1-2 नंबर बिल्कुल नहीं गंवाने, MCQs में आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है 1-2 मार्क की, तो ध्यान रखना। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड नहीं करोगे, उनमें भी मार्क्स गेन करोगे, तो यू कैन बी अ टॉपर। टॉपर्स वो नहीं होते जो हर कुछ पढ़ते हैं, वो होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और छोटी छोटी जगह अपनी मार्क्स क्या गवाते नहीं हैं। तो प्लीज़ हर चीज़ पे ध्यान देना और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का कोशिश करना इन योर एग्जाम्स। ओके गाइज, विद दिस आज हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया है। अगेन आई वुड से नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में क्विज़ है उसको अटेंड करो एंड इन सारी चीज़ों को वैलेंसी को प्रैक्टिस करो ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी प्रेस कर देना, बेल आइकन दबा देना और एक थोड़ा सा कमेंट भी कर देना गाइस। विद दिस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज पलचन यादव एंड बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।